हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग घटना चक्र पॉलिटी देख रहे हैं, जिसमें जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आरओ जो 27 जुलाई को एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है उसको टारगेट करते हुए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। आपको इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जा रही है। तो इसी के साथ अगर आज आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में प्लीज़ इसको शेयर भी कर दिया करिए। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, यानी कि हमने पार्ट 4A तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पार्ट 5 पे आ गए हैं और जो पहला टॉपिक है पार्ट 5 में वो हम लोग क्या देखेंगे? राष्ट्रपति जी को देखेंगे। क्योंकि आप देखिए कि जो हमारा भाग 5 है वो संसद के बारे में प्रावधान करता है और उस संसद में आप देखेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों के ही मिलने से जो हमारी संसद है उसका गठन होता है। तो जो हमारी संसद है वो आप आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता हुआ देखेंगे। हमने आर्टिकल 51 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य भी देख लिए। तो अब हम लोग आर्टिकल 52 के आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक को भी कवर करेंगे, उपराष्ट्रपति को भी कवर करेंगे, एक और टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं। नहीं, पहले आपको एक पॉइंट बता देते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में प्रावधान है ना, वो आप देखिए आर्टिकल 52 में है। कहाँ पे है? आर्टिकल 52। और जो हमारा आर्टिकल 52 अर्थात अनुच्छेद 52 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होंगे और वो देश के संवैधानिक प्रमुख होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा अनुच्छेद 52 है वो क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे जो कि देश के संवैधानिक प्रमुख होंगे और इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो है ना वो भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाएंगे। तो ये सारी बातें कहाँ हैं? ये हमारे आर्टिकल 52 में कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के वो मेंबर्स जो निर्वाचित हैं। ध्यान रखिएगा, मनोनीत की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। दूसरा कह रहे हैं कि राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ आपको दिमाग खोल के काम लेना है। तीसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये सभी है। और दिल्ली तथा पौंडीचेरी अर्थात पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए सबसे पहले तो दूसरे वाले ऑप्शन पे आइए कि कह रहे हैं कि राज्य की विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो जैसे हमारी संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे राज्य की जो विधानमंडल होते हैं उसमें भी आपको 2 सदन और कहीं कहीं पे केवल 1 सदन ही देखने को मिलेगा। और वो जो 2 सदन है वो कौन से हैं? एक तो विधानसभा है, दूसरी विधान परिषद है। ठीक है, तो जो विधान परिषद है ना, जो कि राज्यों का उच्च सदन होता है, उसके मेंबर्स राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी जो है एलिमिनेट कर दीजिए आप। तो 2 जहाँ पे आपको दिख रहा है उसको हटाइए, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब हमारे पास बचा केवल 2 ऑप्शन। इन्हीं दोनों ऑप्शन में आपको जो सही उत्तर है वो चूज कर लेना है। तो देखिए ये तो एकदम कंफर्म हो गया कि ऑप्शन जो 3 और 4 है वो एकदम सही होना है, क्योंकि ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है जिसमें आप उसको एलिमिनेट कर सके। तो पहले वाले ऑप्शन को ही देख लीजिए कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो हाँ भैया एकदम सही बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित मेंबर हैं वो शामिल होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसमें मनोनीत मेंबर शामिल नहीं होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति जी के द्वारा जिनका मनोनयन किया जाता है वो मेंबर्स राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 जो है वो सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 54 है ना, आर्टिकल 54, वो क्या कहता है? वो बताता है कि राष्ट्रपति जी के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। ठीक है,
और इसी के तहत क्या बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित मेंबर हैं वो शामिल होंगे, जो हमारे राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे। और आपको याद रखना है कि 2 यूनियन टेरिटरी वो कौन सी हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, इनके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और ये जो दिल्ली और पौंडीचेरी की बात की जाती है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो दिल्ली है ना, इनको कब यहाँ पे शामिल किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 70वां संविधान संशोधन 1992, और इसी के तहत दिल्ली को और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जगह दी गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो अभी हमारा हाल ही में एक नया यूनियन टेरिटरी बना है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो जब से जम्मू कश्मीर मतलब कि यूनियन टेरिटरी हो गया है, तब से वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भागीदारी उसकी नहीं रही है। इसके पहले जब वो राज्य हुआ करता था, तब उसकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भागीदारी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से। हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ने भी पूछा है, आरओआरओ ने भी पूछा है, और यूपी के बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, और इसका एक्सप्लेनेशन जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ देख लीजिएगा, और लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान का जो 70वां संविधान संशोधन हुआ था, और अभी मैंने आपको बताया कि जो 70वां संविधान संशोधन है वो 1992 में हुआ था, और इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 यूनियन टेरिटरीज को पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया, आपको उसका नाम बताना है। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि दिल्ली और पुदुचेरी जो है वो 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, विकल्प 2 जो है वो ठीक हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति जी रहे हैं जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम लड्डू है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो भारत के महान व्यक्तित्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किए हैं, उन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन B जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, कुछ बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए इनके बारे में। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन से क्रम के राष्ट्रपति रहे हैं। तो अगर व्यक्ति के अनुसार देखा जाए तो 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं, तो 2002 से 2007 जो टाइम पीरियड रहा है, उस दौरान भारत के राष्ट्रपति रहे हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे देखिए, और उन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा क्यों दी जाती है ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ किया गया था एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम, जिसे IGMDP कहा जाता है। और इसी IGMDP के परिणाम स्वरूप भारत में त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसे जो मिसाइलें हैं ना, उनका विकास किया गया और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और ये देखिए, जो हमारा इसके पहले ROARO का एग्जाम हुआ था, ROARO मेंस 2021, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछ रहे हैं आपसे कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। तो हमने भी आपको बताया कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 है वो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और वो देश के संवैधानिक प्रमुख होंगे तथा देश के प्रथम नागरिक होंगे। उसी के बाद हमारा एक और आर्टिकल आता है, और वो कौन सा है, वो है आर्टिकल 53। और ये जो हमारा आर्टिकल 53 है वो कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे ना, उनके अंदर ही राष्ट्र मतलब कि जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो निहित होंगी। ठीक है, तो उस उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला कि राष्ट्रपति जो हैं उनके अंदर केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, ऑप्शन A। ये देखिए, इसका हमने हालांकि आपको खुद ही बता दिया है एक्सप्लेनेशन, तो दोबारा नहीं बता रहे। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र के प्रमुख हैं। तो भाई हमने बताया कि आर्टिकल 51 का जो क्लॉज है वो यही बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रमुख होंगे। तो कहाँ पे हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन A में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्या कह रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से
किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक बार और मतलब कि अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था। अर्थात वो कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो 1-2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं, लेकिन जैसे एक कार्यकाल अभी समाप्त हुआ तो अगला जो कार्यकाल है वो किसी और का आ गया, उसके बाद फिर वो चुनाव लड़े, फिर से वो विजयी हुए, अर्थात बीच में उनका गैप हुआ है। आपको ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताना है। इसमें आपको देखिए सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी का नाम दिया गया है। तो आप देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ना लगातार क्रम से जो है प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए हैं। जैसे अभी आप वर्तमान में देखिए नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी को देखिए 2014 में आए और अभी तक लगातार बने हुए हैं बिना किसी अंतराल के। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिन्होंने समय अंतराल के बाद फिर से जो है प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। चुनाव मतलब प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। चलिए ऑप्शंस देखिए। पहले में है जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। पहला ही देखिए कि पहला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक जहाँ है आप उसको कट कर दीजिए, आपको उत्तर पता चल जाएगा। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसमें था कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो शब्द दिया गया है समयांतर, इसका आपको मतलब पता है कि नहीं। अगर आप इसका मतलब नहीं जानते हैं तो फिर आप क्या काम करेंगे कि कौन है जो लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं, तो सारे लोग तो लगातार प्रधानमंत्री रहे, लगातार मतलब एक से अधिक बार जो है रहे हैं, तो फिर आप सब उत्तर मार के चले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द हैं उन पर थोड़ा पकड़ आपको बनानी पड़ेगी। उत्तर क्या हो जाएगा 3, 4, 5, अर्थात जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल नहीं थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी तो एक ही बार प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद 1966 में वो उज्बेकिस्तान में गए थे ताजकंद जो समझौता है उसको करने के लिए, और वहीं पे उनकी अज्ञात तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो ये भी नहीं होंगे। लेकिन गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है ना दरअसल स्किप हो गया है, जिसमें कि आपसे यही पूछा गया था कि कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखिए कि सारे लोग फिर उसमें सही हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए कि मतलब समय अंतराल के बाद कौन आए हैं, तो उसमें आपको जवाहरलाल नेहरू को निकाल देना है और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी निकाल देना है, और अगर सपोज दैट प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी पूछ लिया जाए तो फिर उनको भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि उनके टाइम में भी अंतराल नहीं हुआ है, लगातार वो प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि थोड़ा आसानी रहे। एक्सप्लेनेशन हमने आपको PDF में दिया भी है। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो प्रधानमंत्रित्व काल है इसमें समय अंतराल नहीं था, लगातार ही वो प्रधानमंत्री रहे हैं। जबकि गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 में, फिर उसके बाद 9 जो मतलब कि दूसरी बार 1966 से 1966, अर्थात मतलब कि पहली बार जो प्रधानमंत्री बने हैं 1964 में बने हैं और दूसरी बार 1966 में बने, यानी कि अंतराल हुआ है। फिर आप देखें दूसरे जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो कौन रही है, इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी एक बार 1966 में प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद फिर वो जब इमरजेंसी लगा दी तो इमरजेंसी के बाद वो हार ही जाती हैं। उसके बाद फिर पुनः जब चुनाव होता है तो 1980 में मतलब कि वो फिर से क्या बन जाती हैं, प्रधानमंत्री। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए, ये पहली बार 1996 में बने, दूसरी बार 1998 में, और फिर इसी तरह से इनका मतलब कि प्रधानमंत्री का काल रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी कि 3, 4, 5 जो है वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के काल में वो कौन से मतलब व्यक्ति थे जो मतलब संसद में कभी उपस्थित ही नहीं हुए, अर्थात प्रधानमंत्री थे बावजूद इसके संसद में वो कभी उपस्थिति अपनी दर्ज ही नहीं करा पाए। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, तो ऐसी बात नहीं है, BP सिंह, चंद्रशेखर या फिर चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चौधरी चरण सिंह जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो प्रधानमंत्री होते हुए भी संसद में कभी उपस्थित नहीं हो पाए। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों नहीं उपस्थित हो पाए, तो भैया जब ये मतलब कि प्रधानमंत्री थे ना उस टाइम पे कोई बैठक हुई ही नहीं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि चौधरी चरण सिंह जो है ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और उनके पूरे के पूरे टाइम पीरियड के दौरान लोकसभा की कोई बैठक ही नहीं हुई, और लोकसभा की जो निर्धारित बैठक है उससे एक दिन पहले ही कांग्रेस के द्वारा समर्थन जो है वो वापस ले लिया गया। फिर जब मतलब समर्थन वापस ले लिया गया
तो इतना उनके पास सीट ही नहीं रह सकी कि वो मतलब कि प्रधानमंत्री के पद को मतलब रखे रह सकें। तो इस वजह से फिर वो मतलब कि मतलब इनका टाइम पीरियड भी समाप्त हो जाता है, प्रधानमंत्री भी नहीं रहता है और कभी लोकसभा में कदम भी नहीं रख पाते। लोकसभा इट मीन्स कभी वो जो है सदन में गए ही नहीं, हिस्सा ही नहीं ले पाए। एक दिन और अगर रह जाता तो ये हो जाता ना क्वेश्चन, फिर हम लोग इस तरह से पढ़ते कि एक दिन मात्र जो है जो संसद में गए हैं वो कौन प्रधानमंत्री रहे। पर ठीक है, अब हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं कि कभी संसद में गए ही नहीं। ठीक है, कौन है भैया? चौधरी चरण सिंह। कब प्रधानमंत्री बने थे? 28 जुलाई 1979 को बने थे। और कब जो है छुट्टी मिल गई है? तो 14 जनवरी 1980 को। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? और ये क्वेश्चन भी खूब पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स इनका जो उत्तर है वो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो हुआ था, यूपी आरओ 2021 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी। और इसका देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो भी ऊपर भारतीय राष्ट्रपति दिए गए हैं उनमें नीलम संजीव रेड्डी जो है वो 2 अवधियों, और अवधि देखिए 1967 से 1969 और 1977 से 1977, यानी कि 26/3/1977 से 13/7/1977 तक क्या रहे हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। वे 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति भी रहे। तो लोकसभा के मेंबर मतलब कि अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। कौन? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बताओ भैया, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, ठीक है, यानी कि किसी भी कारणवश भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर नहीं हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि साथ में उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो, अर्थात गरीबी में आटा गीला टाइप की स्थिति हो जाए कि भारत के राष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, ऊपर से उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे? ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि राज्यसभा के उपसभापति बिल्कुल नहीं, भारत के महान्यायवादी बिल्कुल नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो एकदम हाँ। ठीक है, सपोज दैट कि ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी अपने पद पर नहीं है, और अगर ये प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति का पद संभाला जाता है, और कोई ऐसी मतलब कि समय ऐसा चल रहा है कि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, तो फिर हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के कार्यों को करेंगे। लेकिन सोचिए अगर ऐसी स्थिति बनी कि मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? तो जो भी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा इस पद को संभाल लिया जाएगा। अब आप आगे नहीं सोच सकते कि मान लीजिए वो भी ना हो तो भैया कोई ना कोई तो होगा ही ना, जो है वही वरिष्ठतम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये आपको इसका क्या दिया गया है? व्याख्या दी गई है, कहाँ ये प्रावधान किया गया है। तो ये देखिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 65 है ना, उसमें बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों को करेंगे। ठीक है, और आपको एक बात याद रखना है कि जो ये मतलब की बातें की गई है कहाँ से कहा गया है कि राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के दौरान कहा गया है। ठीक है, और सपोज दैट कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है, तो उस टाइम पे उनकी शक्तियां, उनके वेतन भत्ते सब के सब राष्ट्रपति के रूप में ही उनको मिलने वाले हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? अभी हमने बताया कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में अभी हाल ही में जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं। ये आपका कमेंट वर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रपति वाले टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने आपको बताए। राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमने अपने लूसेंट में कवर कराया है, आप उसको जरूर देखें। तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक खत्म हुआ, अब हम लोग उपराष्ट्रपति से जो क्वेश्चंस बने हैं उनको देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं,
आपसे कह रहे हैं कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। चलिए कथन देखिए, कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा, अर्थात योग्यता रखता होगा। दूसरा कह रहे हैं कारण में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो आप देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। उत्तर देखिए ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि जो भारत देश के राष्ट्रपति है ना, उनके बारे में कह रहे हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति जो है ना, कोई भी व्यक्ति तभी उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है जब उनके अंदर योग्यता हो कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि बस योग्यता होनी चाहिए, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, अर्थात वो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अब देखिए कि राज्यसभा के जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। अर्थात तो इसके लिए फिर उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, फिर से किसी तरह का कोई निर्वाचन वगैरह नहीं होगा। अगर वो उपराष्ट्रपति हैं तो इसका मतलब अपने आप में निहित है कि वो राज्यसभा के उपसभापति होंगे। और एक बात याद रखना है कि उपसभापति के रूप में ही इनके द्वारा कार्यों का निर्वहन किया जाता है, और साथ में जो पेमेंट वगैरह मिलती है, भत्ते हो गए, वो सब किसके रूप में मिलती हैं, तो वही राज्यसभा के उपसभापति के रूप में ही मिलती हैं। ठीक है, कभी कभी ना क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि वो कौन है जो किसी सदन के हेड भी हैं और उस सदन के मेंबर भी नहीं हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के हेड भी हैं, अर्थात अध्यक्ष हैं या उपसभापति हैं, लेकिन राज्यसभा के वो मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखने वाला है। ये देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो है अनुच्छेद जो हमारा 66(3) का क्लॉज ग है, उसके अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि जो हमारा अनुच्छेद 89(1) है, इसके अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो पहला वाला पॉइंट तो एकदम सही है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि राज्यों की विधायिकाओं के जो मेंबर हैं दोनों के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, तो भैया दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला वाला एकदम सही है। ऑप्शन जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आपको जानना है कि जो राष्ट्रपति हैं जैसे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सेम वही तरीका है अप्रत्यक्ष रूप से ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि हम और आप लोग डायरेक्ट जा करके उन्हें वोट नहीं दे करके आते हैं। ठीक है, आपको ये भी जानना है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव में होता है क्या कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर हैं वो शामिल होते हैं, जबकि जो उपराष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति हैं उनके चुनाव में कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा के जो भी सदस्य निर्वाचित हैं वो भी, और साथ में जो मनोनीत हैं वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, वो लोग उन्हें वोट देने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव में कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचित है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इस वजह से सेकंड वाला ऑप्शन इसका रॉन्ग है, बाकी जो है वो सही है। और एक बात और भी याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपसे कह रहे हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में आपको बताना है कि ये क्या हैं, कैसे हैं। ऑप्शन देखिए कि भारत के द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी हैं, तो बात सही है, भारत के जो पहले नागरिक हैं वो राष्ट्रपति हैं, द्वितीय नागरिक माने जाते हैं उपराष्ट्रपति, तो ये वाला पॉइंट ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के पास पद के संबंध में कोई भी औपचारिक कार्य नहीं है, तो एकदम सही बात है। अभी हमने आपको बताया कि जो भी उनके कार्य हैं वो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में हैं।
तीसरा देखिए कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है, तो ये बात ठीक है। और कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो ये बात भी एकदम सही है। आपको सही बताना है तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, इसका जो डी वाला है वो सही हो जाएगा कि ऑल आर द करेक्ट। ठीक है, तो सेम पोजीशन मतलब कि सेम चीज़ें हैं, आप इसको दोबारा से खुद से पढ़ लीजिएगा, हम जब बार बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ही जाएगा। अब जो है हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से ही संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो देख लिया है। अब हम देखेंगे कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उनसे क्या कुछ क्वेश्चंस हमारे मतलब कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है उसको विवेचित करता है। ऑप्शन देखें, अनुच्छेद 70, 72, 74 या फिर 75। तो उत्तर तो हो जाएगा डी वाला, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 75 है वो बताता है इसके बारे में। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है उसको विवेचित करता है। जो हमारा आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 है इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री जो है ना वो राष्ट्रपति के मतलब प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका कितना कार्यकाल होता है, तो याद रखना है कि उनका कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्यरत रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी सॉरी। दूसरा कह रहे हैं संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। इस बार जो पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स हुआ था ना, नहीं 2023 से 24 का जो भी प्रीलिम्स हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ के जो मंत्री परिषद हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो आपको याद रखना है भैया कि लोकसभा और राज्यसभा के नहीं, केवल और केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मतलब की जिम्मेदारी या उत्तरदायी होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर एक मंत्री की बात की जाए तो एकल रूप से ये उपराष्ट्रपति के मतलब कि उपराष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि संघ के मंत्री जो है प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, उत्तर क्या हो जाएगा कि केवल एक सही है। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, जबकि यहाँ होना चाहिए था कि राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत ये लोग पद को धारण करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस देखें 21, 25, 30 या फिर 35। तो देखिए ईमानदारी से ना इसकी कोई आयु निर्धारित नहीं की जाती है। निर्धारित तो आयु की जाती है कि आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए आयु, और अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो कम से कम 30 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। और वही व्यक्ति जो है मतलब कि यहाँ पे जाएंगे प्रधानमंत्री के पद पे जो लोकसभा या राज्यसभा के मतलब कि वो होता है ना कि मतलब सदस्य हों, और अगर सपोज दैट सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उसके 6 महीने के भीतर ही उनको किसी ना किसी सदन की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो न्यूनतम आयु है वो क्या मानी जाएगी कि 25 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम लोकसभा की जो न्यूनतम एज है उतनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, और हाईएस्ट एज कुछ नहीं होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। ये देखिए इसका जो प्रावधान है वो कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 75 के 1 में किया गया है। तो और सारे पॉइंट्स हमने आपको बता ही दिए। पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो कि जुनून पढ़ाई का नाम से ही है। साथ में उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी भी देख रहे हैं, हिस्ट्री भी देख रहे हैं, पॉलिटी भी देख रहे हैं, एनसीईआरटी भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो मैंने आपको अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था, नेहरू जी भी हैं, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी, उपर्युक्त सभी। ठीक है,
और ये देखिए समयांतर वाला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्या कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए थे। तो ये वाला भी रिपीट हुआ है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो गए थे। चलिए, जो भी क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से पूछे गए थे वो हमने आपको आज बता दिए हैं। अब अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो महान्यायवादी और सीएजी से संबंधित रहेगा। और ये जो 2024 में आरओ का एग्जाम हुआ था ना, जिस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो के जो पॉइंट्स हैं वो समझ आए होंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जवाब जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।